हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इंटरफेरेंस का एडी साइन आई नहीं, एसी साइन आई होगा। कौन सी बात कर रहे हो यार? कौन सा एडी था, कौन सा एसी था? तो देखना पड़ेगा स्लाइड। कुछ इधर उधर हुआ है क्या? रिजल्ट तो दुरुस्त था। देख लेंगे एक बार जो आप बोल रहे हो। एसी साइन आई होगा, एडी साइन आई। सीट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। हो रहे हैं भाई, सीट के वेब के क्वेश्चन हो रहे हैं। सीट के क्वेश्चन हो रहे हैं वेब के। चलिए तो एक केस ये देखते हैं लॉयड्स मिरर का। इसके थ्रू भी हम इंटरफेरेंस करा सकते हैं। सभी को पता है कि इंटरफेरेंस लाइट में जो पर्पस है अपना कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने का, कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने का, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने का इंडिपेंडेंट दो लाइट सोर्स लेंगे तो कभी कोहेरेंट नहीं होंगे, बताया था। तो एक ही लाइट रे से हम जो है एक ही सोर्स से हम दो सोर्स बनाते हैं, वही कोहेरेंट हो सकते हैं। जैसे कि वाईडीएससी में देखा था, है ना, डबल स्लिट वाले में। उसी तरीके से हमने किस में देखा था? इंटरफेरेंस वाले में भी देखा था। इंटरफेरेंस वाले में क्या था, अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो वो भी जो रिफ्लेक्ट होके जा रहे थे, जैसे ये देखो, एक ये था आपने, और आपने ये लिया था, यहां पे इसको रिफ्लेक्ट कराया था, और फिर यहां से ये ऐसे हुआ था, यही तो था। तो यहां से एक आपने ये लिया था, दूसरा, एक मिनट, और दूसरा आपने एक लिया था लाइट, क्या, कौन सा, ये वाला। और ये फिर ऐसे आया था, और फिर आपने इसको ऐसे लिया था, इन दोनों का इंटरफेरेंस कराया था जैसे। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको आप अगर डॉटेड करके ले जाओ इधर, तो वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगा, है ना। तो आप ये मानोगे कि ये लाइट जो है यहां से आ रही है, तो एक सोर्स, इस लाइट का सोर्स एक तरीके से यहां पर है, और इस लाइट का सोर्स अपना यहां पर है। तो यहां से दो सोर्स बन जाएंगे एक ही लाइट के। तो कुल मिला के लॉजिक ये है कि कोहेरेंट सोर्स जनरेट करना। तो लॉयड्स मिरर में क्या होता है, इतना तो सभी बच्चों को पता है कि भले आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, भले आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना पता है कि जो इमेज प्लेन मिरर है वो अपने पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे एक वर्चुअल इमेज बनाती है। तो वो जो रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो जो वर्चुअल इमेज होगा, दैट विल बी एक्ट्स एज ए सोर्स, दैट विल बी एक्ट्स एज ए सोर्स। अरे भाई ऋषि, आप उसको देख लीजिए, रिजल्ट बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। रिजल्ट जो भी कल डिराइव हुआ है बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ठीक है। और आप जो है उसको चेक कर लीजिएगा। अब ए बी ए सी ट्रायंगल चूज करने में, ए सी ए बी लिखने में कुछ इधर उधर हुआ हो तो मैं नहीं जानता, बट रिजल्ट इज 100% करेक्ट, ठीक है, सब कुछ जो डिराइव हुआ है। तो यहां पर अपने पास मान लीजिए एक मिरर है, और वो है लॉयड्स मिरर में। ये मान लीजिए आप यहां मिरर लेते हो, देखिएगा क्या इसका सिस्टम है। एक आपने मिरर ले लिया, और इसमें कहीं से आपने एक लाइट सोर्स है, एक सोर्स है, कहीं भी हो सकता है सोर्स हो, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एक सोर्स है,
अब यहां से अगर आप एक और स्क्रीन अपना कहीं यहां पर है, यहां पे कहीं स्क्रीन है, ठीक है, तो यहां से कोई लाइट रे लेके आ रहे हो, यहां से कोई लाइट रे मान लो लेके आ रहे हो, और वो लाइट रे इस मिरर से कहीं पे भी, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। मैंने बोला अच्छा ये बताओ कि इस पे ये जो लेंथ है, व्हाट इज द जोन, इंटरफेरेंस जोन, अगर चलिए वो बाद में भी करते हैं। ये देखिए कोई जनरल, पहले यहां पे कहीं पे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद ये कहीं यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होके यहां पे पहुंच गई। ठीक है, और दूसरी लाइट रे डायरेक्टली यहां पहुंच गई, दूसरी लाइट रे डायरेक्टली पहुंच गई। अब आप मुझे बताओ, इतना तो सब लोग पढ़े हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टेड रे को आप डॉटेड करके अगर लाते हो, अगर आप इसको डॉटेड करके लाओगे तो कहीं यहां पर आपको उतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज मिलेगा, जितनी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। डिस्टेंस थोड़ी, मान लो इसको एक्सटेंड करके ले आए, तो ये अपना सोर्स था एस, तो ये मिलेगा एस डैश, इसका इमेज, वर्चुअल इमेज है ना, मिरर का इमेज जस्ट इसके पीछे बनता है, इतना तो पता ही होगा। अब ये लाइट एक डायरेक्टली पहुंच रही है, एक लाइट आपकी डायरेक्टली पहुंच रही है और एक अपने पास यहां पर है। तो आप ध्यान दो, ये कुछ वाईडीएससी जैसा आपको नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ आपको वाईडीएससी जैसा नजर नहीं आ रहा है, इसको आप एक्सटेंड कर दो कि दो सोर्स हो गए एस और ये एस डैश, ये स्लिट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये डायरेक्टली यहां से पहुंची, तो दो आपके फेज डिफरेंस, दो अलग अलग पाथ डिफरेंस की लाइट वहां पे पहुंच रही है, और यहां पर अपने पास, यहां पर अपने पास क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो आप देख रहे हो, कहीं यहां पे मान लो वाई डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पी पॉइंट है, तो ये रे 1 है, और ये रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली, ये रे 2 है। तो कहानी वही होती है कि जो अपना, हाँ बिल्कुल, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो कि ये एस इसका इमेज है ना, ये इसका इमेज है, एक्स एज ए सोर्स फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसा मान सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ये सोर्स की तरह काम करेगा। अब देखो यहां से अगर ये आप ज्वाइन करते हो, और
ये जो डिस्टेंस है वो एजम्पशन वही है, बहुत बड़ा है कैपिटल डी, किसके कंपैरिजन में, स्मॉल डी के। और यहां जो स्मॉल डी है ये डिस्टेंस अपनी ए है, ये डिस्टेंस भी अपनी ए है, ये ए है, ये ए है। तो डी की वैल्यू एक तरीके से यहां पे 2a है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिएगा कि अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है तो डी जो है उसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्लिट बनेगा, ये एक स्लिट बनेगा, ठीक है। तो डी अपने पास 2a हो जाएगा। तो सारी कहानी इस पे डिपेंड करती है, इसको कहीं पे m मान लीजिए, सारी कहानी इस पे डिपेंड करती है कि इसका पाथ डिफरेंस लिखा जाए। तो कल तुम लोगों ने पढ़ा था कि ये लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सभी लोग इसका पाथ डिफरेंस लिख पाएंगे क्या? सभी लोग इसका पाथ डिफरेंस लिख पाओगे? क्या लिखोगे? पहले रे 1 डेल्टा एक्स में लिख रहा हूं, क्या लिखोगे? एस एम प्लस एम पी प्लस लैम्डा बाई 2। ये समझ में आया मैंने क्या क्यों लिखा? जरा बताइए आप लोग कमेंट करके, ये लैम्डा बाई 2 क्यों लिख दिया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लैम्डा बाई 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि देयर इज ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर टू डेंसर मीडियम में एक रिफ्लेक्शन हुआ है, पाई का फेज चेंज है, पाई के फेज चेंज की वजह से एक पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा इसको मिल जाएगा, बाकी जो ये ट्रैवल कर रहा होगा वो तो है ही। तो हमारे पास एस एम प्लस एम पी प्लस लैम्डा बाई 2 ये हो जाएगा फॉर रे 2। डेल्टा एक्स अपने पास हो जाएगा एस एम प्लस एम पी माइनस एस पी, सॉरी लैम्डा बाई 2 भी है, प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस एस पी। और एस एम प्लस एम पी ये पूरा रे 2 के लिए है और ये रे 1 के लिए है। और यहां से सभी बच्चे देख रहे हैं कि जो ये एस एम है इसको हम, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, कॉन्गुरेंट ट्रायंगल है भाई, इतना तो मैथ्स आता है सभी को। ये ट्रायंगल कॉन्गुरेंट ट्रायंगल होगा, ये ऊपर वाला और नीचे, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ठीक है। और यहां पे ये एंगल रिफ्लेक्शन से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो आप ये कॉन्गुरेंट बोल सकते हो। तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू एस एम की जगह पे एस डैश एम बोल सकते हैं। एस एम इज इक्वल टू एस डैश एम, ये तो सबको क्लियर कट दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होंगे। तो यहां पे डेल्टा एक्स आप लिख सकते हो एस डैश एम, है ना, प्लस एम पी प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस एस पी, और डेल्टा एक्स आएगा एस डैश एम माइनस एस पी एक मिनट, इसको पूरे को लिख लो, एस डैश एम और प्लस एम पी को एस डैश पी लिख सकते हैं। इसको पूरे को हम लिख सकते हैं एस डैश पी और फिर माइनस एस पी प्लस लैम्डा बाई 2, ये लिख सकते हो। अब एस डैश पी माइनस एस पी इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो, वही है कि ये डी जो है बहुत छोटा है इन कॉम्पेरिजन टू कैपिटल डी, तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, तो डी, ये पूरा जो डी है वो मच लेस देन कैपिटल डी है। कैपिटल डी कहां से ले रहे हो? कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो आप इसके मिड पॉइंट से ले सकते हो या यहां से ले सकते हो, जहां से सोर्स से ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये जैसे हमने डी लिया है, तो यहां से अपने पास हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? ये y है, ये d है ना, तो एस डैश पी माइनस एस पी क्या लिख सकते हो?
हाँ, इनिशियल सोर्स एक ही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड है उसको पीछे लाओगे तो दूसरा वाला जो सोर्स है वही बन जाएगा। इसकी जो रे यहां से मानेंगे वर्चुअल जो इसकी इमेज है वो इसके लिए सोर्स बन जाएगा। तो एस डैश पी माइनस एस पी बता दीजिए क्या होगा। ये कितना आ रहा है? अरे भाई एस डैश पी माइनस एस पी करोगे तो ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा ही तो है, यही तो आएगा ना अपने पास। डी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टैन थीटा, है ना। इसको आप डी साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डी वाई बाई डी डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस लैम्डा बाई टू। इसको आप डी वाई बाई डी लिख सकते हो कि नहीं? मतलब एस डैश पी माइनस एस पी को आप डी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टैन थीटा, ये कई बार कर चुके हो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया डी टैन थीटा, और टैन थीटा इस वाले से निकाल सकते हो डी वाई बाई डी से, यही चीज किया गया है। तो आपके पास डेल्टा एक्स लॉर्ड्स मिरर में ऐसा कुछ आ जाएगा। इसी चीज का ध्यान रखना है। एंगल क्या कह रहे हो? एस एम एस डैश, एस एम एस डैश नहीं भाई, वो 90 क्यों है? किसने कहा 90 है? एंगल 90 क्यों रहेगा? कुछ भी हो सकता है। वो एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहां पे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा भाई, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन निकालना चाहते हो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो इसमें भी शायद सभी बच्चे समझ रहे हैं उल्टा होने वाला है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा लैम्डा बाई 2 के वजह से उल्टा हो जाएगा। क्या लिखोगे? डी साइन थीटा, है ना, डी साइन थीटा या डी टैन थीटा जो भी आप लिख रहे हैं। हाँ, डी इक्वल टू 2a पुट कर सकते हैं, अभी हम मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, मैं डी में ही रखता हूं। डी इक्वल टू 2a पुट करने से दिक्कत है कि आप भूल जाओगे कि वो a को ही d मान लोगे, इसीलिए छोड़ रहा हूं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा आप क्या बोल सकते हो? डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। और इसको आप वही डी टैन थीटा, ये तो हम लोगों ने अभी लिखा ना, डी टैन थीटा या डी टैन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर इसको और लिखा, मैं फिर बता दे रहा हूं, डी वाई बाई डी। तो आप डायरेक्ट ही लिख लीजिए, ये तो लिख चुके हैं। तो डी वाई बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो यहां पे डी वाई बाई डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो y आ जाएगा ऐसे में 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। तो यहां n चालू होगा, n माइनस 1 वाला है, तो n1 के लिए आप बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, है ना। n1 के लिए अपने पास आएगा नहीं, n1 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा होगा ना, डी लैम्डा बाई 2d। 1 के लिए 2n माइनस 1 है। इस क्वेश्चन में रेयरर और डेंसर कैसे पहचानेंगे? अरे तो बहुत आसान है भाई, आप एयर से जो है, ये लाइट रे जो है एयर से किसी मिरर में आ रही है ना, अरे भाई ये एयर है, इतने इसमें क्या दिक्कत है? ये एयर है और ये ग्लास है, तो आपको नहीं दिख रहा है कि लाइट रे जो है एयर से रिफ्लेक्ट हो रही है, एयर से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो कहां से हो रही है? ग्लास से, जो कि डेंसर है। तो एयर रेयरर से डेंसर के लिए आपको सीधा सीधा तो दिख रहा है कि रेयरर से डेंसर में हो रहा है, इसीलिए पाई का फेज चेंज है।
तो यहां से अब आप मैक्सिमा की कंडीशन बता सकते हो 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d, और मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 2 3 चलेगा। 2n-1 है ना, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 ये चलेगा। और इसी तरीके से कंडीशन उल्टा बन रहा है, आप देख रहे हैं ना, कंडीशन फॉर मिनिमा लैम्डा बाई 2 जहां पे आ जाता है वहां पे उल्टा हो जाता है। कंडीशन फॉर मिनिमा, उसके लिए आप लिखेंगे डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, यही लिखते थे। तो यहां से डी वाई बाई डी अपने पास आ जाएगा n लैम्डा, डी वाई बाई डी अपने पास आ जाएगा n लैम्डा, या y आप लिख सकते हो n डी लैम्डा बाई डी। तो इसका ध्यान रखिएगा, उल्टा कंडीशन लॉर्ड्स मिरर में भी आएगा, ठीक है। n अपना 1 2 3 4, ठीक है। अब आप फ्रिंज विड्थ की अगर बात करें, पढ़ लो भाई वंश, मेरे हिसाब से स्ट्रेस कैसे आप रिलीज करेंगे, ये सब चीजों का तुम्हें मतलब जोरदार जो है मतलब एप्लीकेशंस बताने वाले लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे, है ना। स्ट्रेस कैसे कम करें, स्ट्रेन कैसे कम करें। मेरा तो एक ही चीज का मानना है, स्ट्रेस स्ट्रेन सब जो है कम होगा जब अगर हम जो काम करना चाह रहे हैं उसको कर रहे हो, है ना। जिस काम को हम करना चाह रहे हैं उस काम को अगर हम कर रहे होंगे तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं आएगा। हाँ, उसको करने में जो स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा वो तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है। अरे मिड पॉइंट नहीं है मेरे भाई कुशल, ये जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट है। ये लाइट यहां 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 कहीं भी गिर सकती है, इस मिरर पे कहीं भी गिर के रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये मिड पॉइंट है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो इधर नेगेटिव होगा। सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर 2n-1 से चल रहा है, तो n इक्वल टू 1 जो होगा, मैं लिख ही दे रहा हूं, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा। 2n-1 से चल रहा है, n इक्वल टू 2 जो होगा वो होगा फर्स्ट मैक्सिमा, एक बढ़कर होगा उसका नेमिंग, ठीक है। 2n-1 लैम्डा, ये क्लियर है सभी को। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो कि इनका जो देखो डिफरेंस फ्रिंज विड्थ सेम आएगा। कैसे? डी लैम्डा बाई 2d, और यहां पे ये 1 करोगे तो डी लैम्डा बाई 2d, 2 करोगे तो अपने पास डी लैम्डा बाई डी। इन दोनों का फ्रिंज विड्थ क्या दिखता है तुम्हें? y1 कितना दिखता है? डी लैम्डा बाई 2d। y2 वो कितना दिखता है? डी लैम्डा बाई डी। तो इन दोनों का डिफरेंस, यही दो सक्सेसिव मैक्सिमा है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सेम रहेगा, डी लैम्डा बाई डी ही रहेगा। तो इस केस में फ्रिंज विड्थ YDSC वाला ही रहेगा। तो फ्रिंज विड्थ लॉर्ड्स मिरर में कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रह रहा है, फ्रिंज विड्थ वही है, डी लैम्डा बाई डी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको लॉर्ड्स मिरर के बारे में बताया। एक चीज और क्लियर कर दूं, शायद जो मिड पॉइंट वाले लोग हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से, कि यहां पर ये मिरर है और ये स्क्रीन है, कितने जोन में इंटरफेरेंस होगा वो निकाल सकते हो, कितने जोन में इंटरफेरेंस होगा। तो इसकी क्रिटिकल रे डायग्राम क्या बनेगा? ये सोर्स है मान लो, तो लाइट रे
एक यहां पे जो एकदम यहां से रिफ्लेक्ट होगी, देखिए वो इधर जाएगी, और एक लाइट रे इस एंड से होगी, मानते हो ना, यही तो क्रिटिकल होगा। इन्हीं दोनों के जोन में बाकी रिफ्लेक्टेड रे होंगी भाई, बताइए, अरे बोलो। इन्हीं दोनों के, है ना, इन्हीं दोनों के ये जो आप देख रहे हो, बाकी जितनी भी होगी यहीं पे तो गिरेगी, तो इन दोनों के बीच में जाके इंटरफेयर करेंगी, तो ये क्रिटिकल रे डायग्राम होगा। ठीक है, साइन थीटा या टेन थीटा मैंने भाई बीच वाले से लिया है। पूरा वाइडेसिक खत्म हो गया, लेकिन बहुत लोग अभी भी परेशान है। ये जो है पूरा डी है और ये ट्रायंगल है। मैंने आपको बताया कि ये दो सोर्स मान रहे हैं, तो ये पैरेलल जाएंगे, तो ये भी पैरेलल होगा। तो यहां पे जो ड्रॉप करेंगे ये 90, कितनी बार बताया जाए, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा, और ये जो आपको दिखेगा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये पूरा डी है, और ये अपने इस ट्रायंगल में एस एस डैश एम में ये जो आपको दिख रहा है ये है डी साइन थीटा। ये नहीं समझ में आया आपको, ये है डी साइन थीटा, यह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टैन थीटा, और टैन थीटा हम बीच वाले ट्रायंगल से निकालते हैं जो y बाई डी होगा। इसमें क्या दिक्कत है, क्लियर है, 90 होगा मेरे भाई मेरे प्रभु। ये जो है कितनी बार बताऊं, ये और ये तीनों पैरेलल माने जाएंगे, तो यहां पे, अच्छा इसकी बात नहीं, एक मिनट रुकिए, इसकी नहीं, यहां से जो आप ये लाइट जा रहे और ये लाइट, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, रुको, ठीक है, यहां पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उसकी बात हो रही है। मतलब ये जो एस पी और एस डैश पी यहां तो मैंने कर दिया है, ये थीटा से तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, ये थीटा हटा दो, इससे कंफ्यूज हो रहे हो लगता है, ये गलत है ना, ये थीटा होगा, यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो होगा, यहां पे आप एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो होगा, इसे भी हटा ही दो, ठीक है, मैं समझ गया। यहां पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप, अब आप इसको सोर्स मान रहे हैं, इसको सोर्स, तो ये है परपेंडिकुलर, ऐसा होगा, और ये थीटा होगा, और ये अपने पास होगा डी साइन थीटा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा अपने पास डी साइन थीटा। अब तो समझ गए भाई, अब तो समझ गए, क्लियर है, चलिए चलिए, तो अब यहां से, अरे सब प्रभु ही हैं भैया, बड़े वाले हैं सब, तो ये क्लियर है, तो इसको हटा रहा हूं जिससे कि आपका ये डायग्राम कॉम्प्लिकेसी ना है, ये हटा रहा हूं, इससे से आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, तो यहां पूरा लिखा हुआ है सीधे सीधे। अब एस डैश पी और एस पी, ये है अपना एस पी और ये एस डैश पी, इसका सभी को पता है कि एस डैश एस पी और एस डैश पी में यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है, अब शायद सबको क्लियर है ना भाई, ठीक है, भाई सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन जीरो इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि एन लैम्डा नहीं है, 2n माइनस 1 है, आप देखिए इधर, अब उल्टा चल रहा है, ये जो जनरल एक्सप्रेशन है मैक्सिमा के लिए, यहां पे आप एन वन जीरो कैसे चूज कर लेंगे, जीरो चूज कर लेंगे तो y जो है नेगेटिव आ जाएगा, पाथ डिफरेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसीलिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 से चलेगी। यहां पे आप n जीरो से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा वहां से आप ये कर सकते हैं।
तो ये क्लियर हो गया भाई। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका जो इंटरफेरेंस जोन होगा वो भी आप निकाल सकते हो। इंटरफेरेंस जोन जो होगा वो कैसे निकाल सकते हो, यहां से ये जो पार्ट है इतने में केवल इंटरफेरेंस होगा, इतने में केवल इंटरफेरेंस होगा। ये निकालने का तरीका आसान है। कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल से, छोटे वाले ट्रायंगल से ये θ1 निकाल दोगे, इस वाले ट्रायंगल से ये डिस्टेंस पूरा निकाल दोगे और इससे ये, फिर बीच में माइनस कर दोगे। क्लियर है। और ये कैसे निकलेगा, डी को तो वही लेके चलोगे आप, आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी जाएगी कि ये कितनी दूरी पे था, सोर्स जो है यहां से कितनी दूरी पे था, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो भी अपना इमेज होगा, इन सभी का हर रिफ्लेक्शन का एक अपना इमेज होगा ना, वो इधर से आप ले सकते हो, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो दिस इज द जोन ऑफ वाई जो अपना है, मैं लिख दे रहा हूं length on the screen, length on the screen where interference pattern visible, ये अपना इंटरफेरेंस पैटर्न का जोन होगा। Y2 कितना आ रहा है, हाँ Y2 गड़बड़ है क्या, देखो Y2 है फर्स्ट मैक्सिमम n इक्वल टू 2, तो 3d लैम्डा बाई 2, सही कह रहा हूं, 3d लैम्डा बाई 2d। तो वहां से सब्ट्रैक्ट करोगे आपने तो ये d लैम्डा बाई d आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो, तो यहां से अब इसमें कोई क्वेश्चन वैल्यू वाइज करा दूंगा। ये आपको दिया जाएगा तो आप ये ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक तरीके से, देखो कौन कौन सा, ऐसे आप सोच सकते हो। यहां पे कहीं इमेज होगा इसका, रोटेट करके लाओगे तो, और इसको भी डॉटेड करके लाओगे तो यहां पे कहीं पे लग रहा होगा कि लाइट रे यहां से आ रही है। ये बनेगा नहीं सीधा पूरा। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। तो यहां से मतलब ये एस डैश होगा एक तरीके से, यहां पे कहीं एस डैश माना जाएगा जो इसको और इसको जोड़ के ले आके आ रहे होंगे, ठीक है। और यहां से आप ये दिया जाएगा तो ये मैं कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, वहां से आप निकाल सकते हो ना ये आई। चलो वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं करा दूंगा, बस अभी मुझे ये बताने का पर्पस था कि एक बच्चा मिड पॉइंट बोल रहा था तो वो शायद समझ गया होगा कि ये कहीं भी मिरर पे गिर सकती हैं, कहीं भी मिरर पे गिर सकती हैं, ठीक है। लाइट रे कहीं भी मिरर पे गिर सकती है और ये जो भी आएंगी वो इस जोन में अब इंटरफियर करेंगी, ठीक है। तो ये अपने लॉर्ड्स मिरर की कहानी थी, ये क्लियर है। चलिए आगे आते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में पहले मैंने सोचा था लिखूंगा खूब सारा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। बाकी मैंने जो मुझे लिखना था मैंने उसको लिख दिया है पहले से ही। तो पोलराइजेशन क्या है पहले ये देखते, क्योंकि इसमें डेफिनेशन आपके स्कूल में भी मैटर करता है। तो जो लिखा जा रहा है डेफिनेशन थोड़े ढंग से ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसमें दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आता है, वो है ब्रेविस्टर लॉ और मेलस थ्योरम।
तो मेलस और ब्रेविस्टर, ये दो लॉ आपको, मेलस लॉ और ब्रेविस्टर लॉ, ये दो लॉ से क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं। चलिए, तो अच्छा तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पोलराइजेशन स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आई थिंक। फीजर, जब आप स्टीरियो पढ़ रहे होगे, फीजर प्रोजेक्शन, इजेड आर जेड स्टीरियो, इनेंशियोमर, रेसमिक मिक्सचर, तो इसमें तुम लोग पोलराइजेशन पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो इन पहले देखते हैं कि पोलराइज लाइट और ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है और उसको हम कैसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, पोलराइज लाइट में इन ए ऑर्डिनरी और पोलराइज रे ऑफ लाइट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन but perpendicular to the direction of propagation of light. Such ray of light are called unpolarized light. तो पहले मैंने डिफिनेशन दिया है अनपोलराइज लाइट का, ये डिफिनेशन अपना है अनपोलराइज लाइट का, है ना। तो ये लिखा ही हुआ है, अनपोलराइज लाइट की डिफिनेशन है ये, अनपोलराइज रे। अनपोलराइज रे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारे तरफ जो है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हर डायरेक्शन में। जैसे पॉइंट सोर्स की लाइट जो है हर डायरेक्शन में जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में अपना क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेकिन वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सुनो, यहां पे क्या है, मैं रंग भरना पड़ेगा। एक ऐसा है, एक डॉट बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा अपने पास एरो बनाया गया है। इसका क्या मतलब है वो समझो। डॉट और एरो का ये मतलब है कि जो अब आपको सारे डायमेंशन को एक प्लेन में दिखाना है, तो डॉट और एरो का ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का कंपोनेंट है। तो पहले मैं यहां क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, सच रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लें। तो देखिए, अनपोलराइज लाइट में ये बताया जा रहा है कि हर तरफ उसका जो है कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हर तरफ जो है ऑसिलेट करेगा। तो उसको सिंबॉलिकली कैसे आप दिखाओगे, ये जो डॉट है, डॉट आपको बता रहा है रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में ये बना हुआ है ना, उसके परपेंडिकुलर है। डॉट आपको क्या बता रहा है, डॉट आपको ये बता रहा है कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट, ये तो आप देख ही रहे हो, एरो क्या बता रहा है, एरो जो है रिप्रेजेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर along the plane, और ये दोनों किसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे? ये दोनों किसके परपेंडिकुलर होंगे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे कंपोनेंट को हमने दो में सिंबॉलिकली बना दिया। एक कंपोनेंट क्या बना दिया? डॉट में। डॉट का मतलब जिस प्लेन पे आप ये बना रहे हो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और दूसरा इसके अलोंग। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये जो अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो आप बोल रहे हो, दिस इज v, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन पहले क्लियर हुआ? बताइए, ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्लियर हुआ आपको? अनपोलराइज लिखने का, अनपोलराइज लाइट कैसे रिप्रेजेंट हो रही है ये सबको क्लियर हुआ? एक डॉट में, एक एरो में, ठीक है। डॉट मतलब जिस प्लेन पे आप डॉट बना रहे हो उसके परपेंडिकुलर, एरो उसके अलोंग, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी आर जस्ट मतलब सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाएंगे अनपोलराइज लाइट, है ना। अनपोलराइज लाइट को हम कैसे दिखाएंगे ये आपने देखा। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन और है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो इट इज द फिनोमिना ड्यू टू विच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर रिस्ट्रिक्टेड इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चारों तरफ ऑसिलेट कर रहा था, तो हम पोलराइजर से उसको पास कराएंगे तो हमें केवल एक डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मिले। अब वो किस डायरेक्शन में मिलेगा? जिस डायरेक्शन में पोलराइजर का प्लेन होगा उसी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। पोलराइजर जो है हम लोग बनाते हैं, सन ग्लासेस भी बहुत सारे हम पोलराइजर के तरीके से ही ट्रीट होते हैं। जो आप सन ग्लासेस पहनते हो तो वो भी पोलराइजर के तरीके से ट्रीट होते हैं कि जो भी हमारे पास लाइट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से सारे कंपोनेंट को वो एब्जॉर्ब कर ले, केवल अपने प्लेन के पैरेलल वाले कंपोनेंट को जाने दे। तो अब आप क्या बोलोगे कि जो अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सब डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो केवल एक रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं किसी एक प्लेन में ऑसिलेट करने को। और वो कौन सा प्लेन है? वो हमारा प्लेन है प्लेन ऑफ पोलराइजर। तो पोलराइजर का प्लेन है, ठीक है। तो जैसे सन ग्लासेस आप लगाते हो तो उसमें आपको चीजें क्लियर कट दिखाई देती हैं, आंख में स्ट्रेन क्यों कम आता है? क्योंकि उसमें हम एक तरीके से वो सन ग्लासेस पोलराइजर का काम कर रहा है। जो हर डायमेंशन की कंपोनेंट्स है उनको हटा रहा है, केवल अपने प्लेन के लॉन्ग वाले कंपोनेंट्स को वो क्या कर रहा है? जाने दे रहा है। तो चलिए, तो फिनोमेना ड्यू टू विच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट रिस्ट्रिक्टेड इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सभी को क्लियर होगा। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? द प्लेन विद इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कन्फाइंड इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब वही प्लेन जो जिस प्लेन में आप एक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को आप क्या कर रहे हो? एक कंपोनेंट में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो जिस प्लेन में वो रिस्ट्रिक्ट होगा उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही बताया गया है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट, देखिए यहां से डॉट गायब हो गए, आप देख रहे हैं यहां पे डॉट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो केवल एक प्लेन में है, ये डॉट यहां पे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये अगर हमारा इसका वेलोसिटी मतलब प्रोपागेशन की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक वेव की, ईएम वेव की, तो उसके परपेंडिकुलर हमारे पास केवल है, ये डॉट गायब हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट में डॉट नहीं बनाएंगे। तो इट मे बी डिफाइंड एज लाइट इन विच the vibration of light, that is vibration of electric field vector, are restricted to a particular plane, restricted to a particular plane। तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो गए, वो अपने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकोल प्रिज्म है अपना, पोलराइजर की तरह काम करता है।
तो ये हमें पोलराइज लाइट के बारे में बता रहा है। तो ये डेफिनेशंस आपके लिए हैं। इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है पोलराइजर काम करता है। अच्छा, पोलराइजेशन किस वेव का कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है, शो करता है? ट्रांसवर्स वेव का। ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी को बताता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे। जो वेव पोलराइजेशन फिनोमेना शो करेगा, इससे ये प्रूव होता है कि वो ट्रांसवर्स वेव है। तो ईएम वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ऑर्डिनरी लाइट है और इस ऑर्डिनरी लाइट में आपने एक पोलराइजर रख दिया। ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ ऑसिलेट हो रही है, देख ही रहे हो। ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चारों तरफ ऑसिलेट होगी, हर तरफ। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो हर तरफ होगा। उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका अभी सिखाया गया था कि एक डॉट में और एक अपना, ये ऑर्डिनरी लाइट के कंपोनेंट्स हैं। फिर आपने एक पोलराइजर लेके आ गए, तो ये क्या करेगा? बाकी सारे कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सारे कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये केवल उन कंपोनेंट्स को बाहर आगे भेजेगा जो इस प्लेन ऑफ पोलराइजर के पैरेलल हैं। तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कौन से कंपोनेंट पास हो रहे हैं, जो इस पोलराइजर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, मैंने कहा तो था। तो ये अपने पास पोलराइजर है। अच्छा, अब ये पोलराइजर और ये आप एक एनालाइजर लगाते हो। एनालाइजर का ये मतलब है कि वो आप उसको चेक करते हो कि क्या ये पोलराइज लाइट है या नहीं। तो दोनों पोलराइड ही हैं, ये भी पोलराइड है, ये भी पोलराइड है, दोनों एज ए पोलराइजर ही हैं। पोलराइड्स है मतलब, अब उस पोलराइड्स में जो पहला पोलराइड्स है उसको पोलराइजर कहेंगे और जो दूसरा है जो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, इसीलिए इसको एनालाइज करोगे कि ये एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। तो ये एनालाइजर हो जाता है। इन दोनों के इसके चेंज होने से प्लेन के इसके इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा। वही हम पढ़ेंगे मेलस लॉ में, ठीक है, कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल को चेंज करें तो फाइनली लाइट किस इंटेंसिटी की निकलेगी, दैट रिलेशन कैन बी गवर्न बाय मेलस लॉ। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये देखा गया कि एनालाइजर के प्लेन को पोलराइजर के प्लेन के परपेंडिकुलर कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो हमें कोई लाइट यहां से पास नहीं होगी, यहां से कोई लाइट हमें नहीं मिलेगी। तो ये पता चल चुका होगा कि अच्छा ये लाइट जो है ये पोलराइज लाइट है। ये आपके एग्जाम्पल हैं, रट लीजिएगा, कहीं धोखे में यही ना पूछ दे। निकोल प्रिज्म और टर्मलाइन क्रिस्टल, ये निकोल प्रिज्म और टर्मलाइन क्रिस्टल दे विल एक्ट एज ए पोलराइजर। हाँ बिल्कुल, एनालाइजर को आप घुमा के चेक करेंगे तो आपको जो है ऐसी कंडीशन 90 डिग्री कर देंगे आप एनालाइजर के प्लेन को पोलराइजर के, तो आपको कोई लाइट आती हुई नहीं दिखेगी। उससे ये समझ में आ जाएगा कि आपकी वो लाइट पोलराइज लाइट थी और वो किसके परपेंडिकुलर है, एनालाइजर पोलराइजर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपकी जो लाइट होगी प्लेन पोलराइज, वो पोलराइजर के प्लेन के पैरेलल रही होगी। ये आगे अभी इसके बीच में आपको रिलेशन पता चलेगा। When the axis of two crystal are parallel, intensity of emergent light maximum होगा। When the axis of two crystal become right angle, no intensity of light, मतलब वो मिनिमम होगा, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पहला लॉ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी को ब्रेविस्टर लॉ कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइजेशन की बात हो रही है। उसमें इन्होंने यही बताया है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास और एयर और वाटर, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम जो कि इंटरफेस की तरह काम करता है दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए, तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पार्शियली पोलराइज होके निकलती है। और ये डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
ये जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीजेस एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड बीम बिकम कंप्लीटली पोलराइज, और इसी एंगल को ब्रीवेस्टर एंगल कहते हैं। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, the reflected beam become completely polarized. This angle of incidence is called polarizing angle. तो इसी को हम polarizing angle भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, आपको इस डायग्राम से बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि यहां से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है और ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास एयर है और ये है म्यू, ठीक है। तो यहां से ऑर्डिनरी लाइट देख रहे हैं कैसे बनाया गया है, एक डॉट में बनाया गया है और एक आपको एरो में। एरो वाला समझते हैं इस प्लेन के पैरेलल है, डॉट वाला इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये जो इंसिडेंट ऑर्डिनरी लाइट है इसका एक रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, अगर ये अपने पास जो रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्शन होगा, तो जो ये रिफ्रैक्शन होगा इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ये हमेशा अनपोलराइज रहेगी। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो पोलराइज हो जाएगी, किसी एक सर्टेन प्लेन में कन्फाइंड हो जाएंगे। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट। तो आप यहां से देख के बता पा रहे हो कि हमने एरो वाले गायब कर रखे, मतलब डॉट वाले केवल बचेंगे कंपोनेंट। और डॉट वाले कंपोनेंट समझते हैं आप, वो कंपोनेंट जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, केवल वो बचे हैं। तो हमारी पूरी की पूरी लाइट जो है एक प्लेन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो इसको हम कहेंगे अपना कि अपनी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो चुकी है। लेकिन ऐसा कब होगा? पार्शियली, जैसे जैसे आप ये एंगल चेंज करते जाएंगे ये और ज्यादा जो है पोलराइज होती जाएगी। एक सर्टेन एंगल जिसको आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे, इस एंगल पर ये फुली पोलराइज लाइट बन के निकलेगी। कौन? रिफ्लेक्टेड वाली। तो ये एंगल आईपी कहलाएगा। और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो अपना रिफ्लेक्टेड लाइट और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट, ये दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे। इस केस में ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज देखा गया, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे एट राइट एंगल टू रिफ्रैक्टेड रे। तो अपना जो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसी को पोलराइजिंग एंगल आप बना रहे हो, कि इस केस में ये देखा गया कि अपना आईपी से अगर आप लेके आ रहे हो, अगर ये आईपी है तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड है, ये भी आईपी होगा। और ये अपना देखा गया कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री बना रहे हैं और ये एंगल आर है कोई भी। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, आप एंगल देख सकते हो, अगर आई अपना आईपी है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको क्या दिख रहा है, आईपी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तरीके से आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर अपना कितना हो जाएगा, 90 माइनस आईपी। अब स्नेल्स लॉ लगा दो। तो बाय स्नेल्स लॉ ये हमें एंगल निकालना है बाय स्नेल्स लॉ जो बताया था, क्या हो जाएगा। यहां हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको अलग अलग मीडियम भी हो, μ1 और μ2 भी हो। मैंने एयर लिया हुआ है, यहां पर μ1 और μ2 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मतलब यहां पे लिखेंगे 1 इंटू साइन आई पी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और साइन आई पी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस आई पी।
जो कि cos IP बनता है, और फिर ये बनेगा tan IP इक्वल टू म्यू। तो आपने क्या देखा, पोलराइजिंग एंगल IP होगा tan इनवर्स म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जेई मेंस में हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस छोटे से रिजल्ट पे, और यही ब्रेवेस्टर लॉ भी है। मैंने प्रूव कर दिया, यहां भी प्रूव है वही चीज, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग एंगल जो आईपी है वो tan इनवर्स म्यू होगा। अगर मान लीजिए म्यू1 म्यू2 हो जाता तो ये रिलेटिव हो जाता। अगर मीडियम म्यू1 म्यू2 होता तो क्या होता, यहां पे आप म्यू1 लिखते और यहां म्यू2 लिखते, तो tan आईपी क्या हो जाता, म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है। इफ म्यू1 म्यू2 कर लेंगे ना इंस्टेड ऑफ एयर। भाई ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन वही बात है कि लोग फैंटम बन के इसको छोड़ देते हैं कि बकवास है या ऐसे है, और इसी से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का एक, और लोग छोड़ के आते हैं जो देखकर टिक किया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ एयर ऐसा हो। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। मेरा काम है सब पढ़ा देना, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगेगा ना कि मेरे वजह से छूटा है। बस एक बार कोई इसको पढ़ा होगा तो भी क्वेश्चन कर लेगा। ये म्यू1 है। मेरा ये कहना है आपको कि अगर अलग अलग भी है तो आप यहां से कर सकते हैं। ये अनपोलराइज है, ये पोलराइज है। तो बस स्नेल्स लॉ में अंतर होगा और वो म्यू1 म्यू2 आ जाएगा एयर के जगह पे। ये रिफ्लेक्टेड वाली पोलराइज चली जाएगी, ये आईपी है ना, ये दोनों भी 90 होंगे इस केस में, और ये आर होगा, सब कुछ वही रहेगा। ये भी आईपी है, और अभी हमने देखा कि आर जो होगा वो 90 माइनस आईपी होगा, और ये अब म्यू1 है और ये म्यू2। तो स्नेल्स लॉ ही तो लगाओगे और तो कुछ नहीं करोगे। स्नेल्स लॉ से क्या होगा, म्यू1 साइन आईपी इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। तो आपको साइन आईपी जो मिलेगा वो हो जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1, अब हो जाएगा साइन आर। तो साइन आईपी वो हो जाएगा म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, रिलेटिव, इंटू साइन 90 माइनस आईपी, जिसको आप कॉस आईपी बोल सकते हो। तो tan आईपी इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, ऐसे लिख सकते हो, या आईपी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू2 अपॉन म्यू1। अगर दो रहेंगे मीडियम तो दो रहेंगे तो आप ये लिख देना। क्लियर है। तो ये है अपना ब्रीवेस्टर लॉ। और इसी का स्टेटमेंट बताया गया है ये कि व्हेन लाइट is incident at polarizing angle at the interface of refracting medium, the refractive index of the medium is equal to, ये equal to है the tangent of the polarizing angle, मतलब tan IP is equal to mu। इसी को ब्रीवेस्टर लॉ बोला जा रहा है। अरे भैया 130 लेक्चर लिख के ही किया है, बकवास शुरू करने लगे। ये आपके सेविंग के लिए ही, आपके टाइम सेविंग के लिए ही है, नहीं तो 3 दिन इस चैप्टर में लगाऊंगा तो बाकी के चैप्टर्स में जो है कम से कम मैं अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। यही चीज मैं लिखूंगा और कुछ नया नहीं लिखूंगा। आप अभी समझ रहे हैं और इसको अभी जो है पढ़ लेंगे 2-4 बार तो अपने आप हो जाएगा। फरमाइशों की अंबार है भाई, बहुत ज्यादा फरमाइश है लोगों के। खैर, तो मेलस लॉ नेक्स्ट लॉ है आपके लिए, मेलस लॉ। और मेलस लॉ आपको क्या बताता है, यही चीज बताता है जो अभी आपने पढ़ा कि अपनी जो पोलराइजर है और एनालाइजर है,
इन दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल अगर थीटा है, ये अपना पोलराइजर है और ये अपने पास एनालाइजर है, इसको टिल्टेड कर दिया गया है, तो ये पोलराइजर की एक्सिस है, ये एनालाइजर की एक्सिस है। एक्सिस ऑफ एनालाइजर और ये अपना है एक्सिस ऑफ पोलराइजर। वो सब अंग्रेजी लिखा हुआ है, आपको मैं यहां समझा रहा हूं, कल क्वेश्चन भी करा दूंगा इस पे। एक्सिस ऑफ पोलराइजर जो भी जेईई मेंस में आए हैं, कुछ है ही नहीं, ये सब इतने थ्योरेटिकल टॉपिक है कि मैं आपको सही बताऊं, जो अच्छे बैचेस में लोग बोल देते थे कि सर कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, मैं छोड़ दूंगा तो आप भी छोड़ दोगे, और क्वेश्चन इसी से आने हैं। तो पोलराइजर और एनालाइजर ये थीटा है दोनों के बीच का। तो आप देखो कि ये जो अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। ये जब पोलराइज लाइट से पास होती है तो एक बात का ध्यान रख लीजिएगा कि जब वो पोलराइज लाइट से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो आधी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पे जो है अपना जो है बहुत बार गलती होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या पोलराइज लाइट डायरेक्टली एनालाइजर पे आ रही है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, कि ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। अगर ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो वो पहली बार पोलराइजर से जब पास होगी तो वो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। ये नोट करके मैं लिख देता हूं, बाकी इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ये अपना फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट या I cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं। इन दोनों के बीच की जो इंटेंसिटी ये I है ना, पोलराइजर लाइट की इंटेंसिटी I है भाई, तो बाहर जो ये इंटेंसिटी आएगी आई एट थीटा जो एनालाइजर से पास होके वो होगी आई ऑफ पोलराइजर इंटेंसिटी जो पोलराइजर से पास होकर है इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा इज व्हाट, थीटा एंगल बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। और ये वर्टिकल से एक्सिस का है, ठीक है, एक्सिस का है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एक्सिस एंड एनालाइजर। हो सकता है कभी कभी हॉरिजेंटल से दे दिया जाए, ये छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो थीटा जो अपना है एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ये दिख भी रहा है। तो कहां गलती हो जाती है, लोग खुश तो हो जाते हैं इतना इजी है, बट यही सब गलती होती है। पोलराइजर एंड एनालाइजर एक्सिस, तो ये है जिसमें कि आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर passing through polarizer, ठीक है, और ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। क्लियर है बच्चों? तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यही मेलस लॉ है जो क्या बताता है, इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। ठीक है, अब देखो ये थीटा अगर 90 करते हो, जो आपने पहले स्लाइड में देखा था कि इसको अगर हम 90 डिग्री करते हैं इसके प्लेन से, तो ये 90 डिग्री करोगे तो आई थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कोई लाइट नहीं निकलेगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करके ध्यान रखना है कि इफ I नॉट बी द इंटेंसिटी of ordinary light, then after passing through polarizer, है ना, intensity become हाफ, तो इंटेंसिटी आपकी हाफ हो जाएगी। बिकम I नॉट बाई 2, तो मतलब आप I की वैल्यू यहां पर क्या डालोगे, I नॉट बाई 2 डालोगे। I की वैल्यू यहां पर I नॉट बाई 2 डालोगे। समझ गए। लेकिन अगर आपको पोलराइजर की ही I नॉट दी हुई है, पोलराइजर की ही अगर I नॉट दी है, तब आप डायरेक्ट यहां I नॉट रखोगे। नहीं तो अगर आपको ऑर्डिनरी लाइट की है, क्यों आधा क्यों हो जाता है, कोई बताएगा मुझे आधा क्यों हो जा रहा है? अभी आपने सिंबॉलिकली क्या पढ़ा था कि जो अनपोलराइज लाइट है उसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल। ठीक है, अब जब पोलराइजर से पास कराओगे तो एक कंपोनेंट गायब हो जाएगा, कौन वाला, जो पोलराइजर से क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी कंपोनेंट को आगे बढ़ाएगा ना जो इसके प्लेन के पैरेलल है। तो इसके जो दो कंपोनेंट है उसमें से एक कंपोनेंट गायब हो गया, तो एक कंपोनेंट गायब हो गया तो बचा कितना, आधा बचा। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहां भी बच्चे जो है गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या होती है कि अगर कभी कभी आपको ये हॉरिजेंटल वाली दे जाती है, जो गलती इसमें हो सकती है यही दो तीन होती हैं, ये हॉरिजेंटल वाला एंगल दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चे ये एंगल पुट कर देते हैं जबकि हमें एक्सिस से लेना है। तो अगर ये एंगल फाई दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो फाई की वैल्यू आपको 90 माइनस थीटा पुट करनी पड़ेगी, या थीटा पुट करना पड़ेगा 90 माइनस फाई। थीटा जो है अपना 90 माइनस 5 पुट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें 90 माइनस थीटा पुट करना होगा। इसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है, द डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट on the angle between the analyzer and polarizer was investigated by Malus. According to Malus, when a completely plane polarized light beam is incident on an analyzer, the intensity of light vary as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of polarizer and analyzer. और ये बात आपको यहां पे लिखी हुई है, यही है, ठीक है। पोलराइजेशन में यही दो लॉ पे क्वेश्चंस आने हैं, ब्रेविस्टर लॉ जो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ पोलराइजेशन वाला, आईपी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और दूसरा अपना मेलस लॉ, आई थीटा इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। आप अभी जाइए और इसी पे पीवाईक्यू अभी कर लीजिए, इसको रीड करके सारे पीवाईक्यू कर ले जाएंगे। यही इस टॉपिक का यही लेवल है भाई, जो टॉपिक जिस लेवल का होगा उस पे उतनी ही मेहनत करने का है, बट उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं इस पे कुछ पीवाईक्यू करा दूंगा आपको, ठीक है, स्टार्टिंग के जो भी 8-10 क्वेश्चन में पीवाईक्यू कल जो है करा दूंगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं भेज दूंगा, तमीज से इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा लेटते हुए, है ना, लेट कर ये पढ़ लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं।